नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए साबियो सर, फाउंडर, एडिटर इन चीफ ऑफ गोवा क्रॉनिकल्स। रिसेंटली एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है और ये एफसीआरए से भी बड़ा क्रैकडाउन है। जो लोग कह रहे हैं कि जेपीसी में भेज दिया, क्या किया, वो वाली स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। बट ये कौन सी ऐसी 394 कंपनीज प्लस और कंपनीज कम एनजीओज हैं जिनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब चार्टेड अकाउंटेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमें पता है कि आप पैसा ब्लैक टू व्हाइट कैसे कर रहे हो और भारत के बाहर कहाँ भेज रहे हो, और फिर वही पैसा रूट करके भारत में लाने की कोशिश कर रहे हो। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you, Gayatri. Always a pleasure to be on your show. जी सर, ये कौन सी कंपनीज हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको एफसीआरए 2 क्यों कहा जा रहा है, वहां से मैं शुरू करूंगी जी। गायत्री, ये जो 394 कंपनीज जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो काम कर रहे थे, ये कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस कहा जा सकता है, कुछ कंपनीज है, कुछ एनजीओज है, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसको थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिला है। उसमें से 117 सच कंपनीज जो है वो सब बॉर्डर एरियाज पे है। बॉर्डर एरिया का मतलब जो जैसे पंजाब का बॉर्डर, मणिपुर का बॉर्डर, मिजोरम का बॉर्डर, नागालैंड का बॉर्डर, अरुणाचल का बॉर्डर, 117 of these companies are all across the border. Now, interesting पार्ट जो ये है कि इंडिया से वो पैसा बाहर जा रहा है, बॉर्डर्स के बाहर। ओके, अभी ये सिर्फ दो कारण की वजह से हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण नारकोटिक्स के वजह से, जो नारकोटिक का पैसा है जो इंडिया से पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो पैसा बाहर जा रहा है। और नारकोटिक्स आप जानते हैं, सारे के सारे जो एंट्री पॉइंट्स है नारकोटिक्स आने का, वो बॉर्डर एरियाज होते हैं, और इसलिए उसकी वजह से पैसा तो बाहर जाना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो शायद ये शेल कंपनीज जो है या पेपर कंपनीज जो है, इसलिए बनाया गया था, और कुछ एनजीओ भी था, इसलिए बनाया गया था कि ये पैसा वापस रीराउट कर सकते हैं बाहर को। ओके, दूसरी चीज की वजह से ये हो सकता है कि वेपन्स जो बॉर्डर्स के थ्रू इंडिया में आ रहा है, वेपन्स और शायद आरडीएक्सेस या बॉम्ब्स वगैरह, वो भी आ सकता है और उसके पैसे हो सकता है जो जा रहा है। तीसरी जो ज्यादा से ज्यादा लोग फोकस नहीं करता है, और जब मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि शायद ये पैसा कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी हो सकता है। अगर आप देखोगे बॉर्डर स्टेट्स पे, ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में, जब वो मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत, वो जो मणिपुर में हुआ था उस समय हम फोकस नारकोटिक्स में था, और जरूर नारकोटिक्स एक मेन कारण था उनके प्रॉब्लम्स का, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होते हैं बच्चों की, नॉट इवन ग्रोन अप्स, ज्यादा से अच्छा। ज्यादा बच्चों की होते हैं। ओके, क्योंकि वहां म्यांमार बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा आजकल के परवर्जन में और गंदगी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को लेकर आ रहे हैं लोग। ओके, तो मेरा मानना है कि तीन कारण हो सकता है कि इनका जो मनी लॉन्ड्रिंग रीजन है बॉर्डर स्टेट्स पे, एक ड्रग्स के वजह से, एक वेपन्स के वजह से, और दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वजह से, बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, पर ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रन होगा। ओके, अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, वो एक आम आदमी नहीं कर सकता है। जो अकाउंटेंट है, जो जानता है किस प्रकार से राउटिंग करना है पैसा को, वो ही ऐसा कर सकता है। तो उनको मदद करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीए प्रोफेशनल्स वगैरह होगा। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशंस के अंदर भी कुछ 36 ऐसे प्रोफेशनल्स को भी पकड़ा गया है जो इस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और उनका इन्वेस्टिगेशन और छानबीन हो रहा है। अभी हमें इसको सीरियसली क्यों लेना है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा एनजीओज भी था। अभी एनजीओज, हम बात कर रहे थे एफसीआरए के बारे में, जो फॉरेन फंडिंग इंडिया को आ रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे इंडिया फंडिंग बाहर जा रहा है ना, and not small amounts of money, a large sum of money is gone out. Okay. How much? कितना पैसा सर? We're currently estimating it, but we don't have an exact figure. We're still trying to get it in, cross-checked and verified. But we will know in a couple of days. But it's running into thousands of crores. That much I can tell you. But we don't have an exact figure right now. Thousands of crore के कुछ इंडिया से आर्टिकल्स कह बाहर रहे जा हैं रहा कि it is around 1.5 lakh crores. I think मतलब it's a little more than that. I think अच्छा, oh my it's god. growing to at least 1.7 lakh crore, if I'm not mistaken. अच्छा. It will be around that much. अभी आप ही सोचो ना, फॉरेन FCRA फंडिंग जो इंडिया आ रहा है, इफ यू रिमेम्बर, पिछले 10 साल में कम से कम 1,94,000 करोड़ के आसपास टोटल है. ओके, 2014-15 से 2024-25 तक. अगर हम इस फिगर्स पे जो बाहर जा रहे अभी बात करें, तो it is around 1.5 is what is the information you have, and around 1.7 lakh crore is what is the information I think is what I have with me. So think of the value, no? इंडिया से बाहर इतना पैसा जा रहा है, और किस कारण के वजह से, क्यों पेपर कंपनीज है, क्यों शेल कंपनीज है, ये पैसा कहाँ जा रहे हैं? अगर आप देखोगे कहाँ जा रहे थे, यूएई, मॉरिशस, सिंगापुर, हांगकांग, and maybe a bit of some of the more Middle Eastern countries, but these were the 5 जो था मेन ones. क्यों जा रहा है ये सब बात? तो ये तो एक मनी लॉन्ड्रिंग का ही कारण है. और मनी लॉन्ड्रिंग कब होता है? मनी लॉन्ड्रिंग तभी होता है जब आपका जो क्वेश्चन मार्क है आपका सोर्स ऑफ फंड्स का. जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कारण हो सकते हैं. एक, नार्कोटिक्स, सो सबसे ऊपर है. दूसरा, वेपन्स. और तीसरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. और उसको घुमा के वापस भेज रहे इन जगहों पे, राइट? तो ये एक सीरियस इशू है, एक साधारण इशू नहीं है, एक सीरियस इशू है, और इसको जांच करना जरूरी है. अगर आप देखोगे नार्कोटिक्स के पेनिट्रेशन को इंडिया में, नार्कोटिक्स के पेनिट्रेशन अभी एक पार्टी ड्रग नहीं है, वो जो बोलते थे एलीट के ग्रुप्स में ड्रग्स मिलते थे. अभी पूरे के पूरे ग्रुप्स में आपको ड्रग्स मिलते हैं, हर प्रकार के ड्रग्स मिलते हैं. कोकेन मिलते हैं, ओपियम मिलते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स मिलते हैं. मणिपुर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मणिपुर के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस पॉपी के ऊपर था. लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, 35% पॉपी का था, 12% मारुआना का था, लेकिन 53% गायत्री सिंथेटिक ड्रग्स का था. और सिंथेटिक ड्रग्स जो वही प्रोड्यूस हो रहा था, मणिपुर के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा था. और इंटरेस्टिंगली जब म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और म्यांमार के झगड़े हो रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इसके वजह से 2021 में पूरा नार्कोटिक्स का ट्रेड का सेंट्रल हब मणिपुर बन गया था. और यही कारण की वजह से ये लड़ाई हो रहा था कि दिखाया गया था कि एथनिक वायलेंस है, लेकिन उसका एनुअल टर्नओवर नार्कोटिक्स का राउंड अबाउट 70,000 करोड़ है गायत्री. सर 70,000 करोड़. इंटरेस्टिंग बात ये कि जितनी भी कंपनीज कम एनजीओ, आई थिंक कंपनीज एक्ट 18 के नीचे एनजीओ बन जाती हैं, ये तो उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, कुछ इस तरीके का बीच का एक है ऑप्शन अवेलेबल. ये इंटरेस्टिंग बात ये कि पता कैसे चला कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि इनका जो टर्नओवर है वो जीरो है, पर उसके बावजूद बहुत सारा पैसा बाहर भेजा जा रहा है. तो ग्राउंड इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के जरिए इन लोगों को पहचाना गया कि भाई ये, इसलिए बोलते हैं ना आजकल डेटा एनालिटिक्स खूब पढ़िए, क्योंकि इसमें जॉब अभी भी बहुत सारी है डेटा एनालिटिक्स के लिए. तो दैट आपका टर्नओवर जीरो आ रहा है पर आप पैसा बथेरी भेज रहे हो बाहर से, ये कैसे पॉसिबल है? जी. इसलिए जब अगर आप देखोगे अपना टैक्स सिस्टम जो है अभी, जो लोग हमेशा कभी बोलता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, अभी गवर्नमेंट को इतना पता चल सकता है कि, और एनालिसिस के थ्रू और उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू इतना पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है. और इसी कारण के वजह से हम ट्रैक कर पाते थे जब FCRA के प्रॉब्लम आ रहे थे. इसलिए वी वर एबल टू ब्रिंग डाउन
40,000 NGOs to 16,000 NGOs, primarily because of that, right? हमें जो भी पैसा आ रहा है और जा रहा है उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए जब ये पेपर कंपनीज और पेपर एनजीओस था, हम ट्रैक करें कि पैसा क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है कहाँ जा रहा है, इसके वजह से ये सब ट्रैकिंग हो पा रहा था। अगर आप देखोगे टैक्स के, अगर आप एक एनजीओ भी चला रहे हैं, आपके एनजीओ के जो गाइडलाइंस है, वो कंपैटिबिलिटी है और कंप्लायंसेस जो है, आपको रेगुलरली उसको सबमिट करना पड़ता है, आपका केवाईसी करना जरूरी है। और अगर ये सब चीजों में कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है, तब आपको आप रेडर रेडार के ऊपर आता है। और राइट नाउ जो गवर्नमेंट कर रहा है बहुत ही शानदार कर रहा है, वेरी 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 माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, particularly going out and coming in from foreign sources. राइट। सो बेसिकली अगर मैं इसको बोलूं कि पैसा यहीं से जाकर और फिर वापस आ रहा था इंडिया में फॉर ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज, चाहे वो टेररिज्म हो या फिर ड्रग्स हो या फिर आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो और जो भी हवाला रूट हो, वही है, वही घुमा के आ रहे हैं ना सर पैसे। करेक्ट। नहीं, वो हो सकता है गायत्री, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर इतना पैसा इंडिया के अंदर है, 1,50,000 जैसे आप बोल रहे थे, और 1,70,000 के आसपास जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इतना पैसा बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं सोर्स से वो पैसा आ गया है भारत में, और वो पैसा भारत के अंदर है। तो किस वजह से वो इतना पैसा आ गया और किस वजह से बाहर जा रहा है, उनको जानना जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा कि 3 कारण हो सकता है: नारकोटिक्स, वेपन्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। राइट। एंड सो ऑल सर, 3 आर क्रिमिनल्स, ऑल तो 3 इनके आर ऊपर क्राइम्स। ऑल थ्री क्राइम्स। जी, आप मेजर कहाँ पे है, किस ज्योग्राफी में है, पंजाब या मणिपुर? आई थिंक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ देम जो है बॉर्डर स्टेट्स पे है। और राइट नाउ अगर आप उसी वैल्यू पे देखेंगे तो आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स, द पंजाब बॉर्डर्स, नारकोटिक्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वेरी वेरी हाई। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सर इतना पैसा, मतलब आर दे टेकिंग किड्स फॉर व्हाट? मतलब जैसा आपने कहा बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो अगर आप नार्कोटिक देखोगे, समझ में आता है। अगर आप देखोगे अरब वर्ल्ड में या एशियन कंट्रीज में या थोड़ा बहुत वेस्टर्न कंट्रीज में, बच्चे लोग की जो सेक्सुअल एक्टिविटी, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर दैट, बट सेक्सुअल रीजंस, उनको प्रोस्टिट्यूशन के प्रोस्टिट्यूशन में धकल देता है। दे बेसिकली चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूट्स। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। वन इज द कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड, जो यंग है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको डिमांड्स ने ज़्यादा नहीं होता है। और एक परवर्जन है जो सोसाइटी में है, कुछ सोसाइटी में ऐसा परवर्जन है गायत्री, जिसपे 7 साल की बच्ची, 7 साल के लड़का, उनको ये बलात्कार करते हैं और उनको ये सेक्सुअल एक्टिविटीज में डाल देते हैं। You know, they put them in those activities because there are people who have those perversions. And that is why human trafficking of kids, अगर आप देखोगे इंडिया के मिसिंग पीपल पे, अगर इतने बच्चे मिसिंग होते हैं या इतने विमेन मिसिंग होते हैं और मेन मिसिंग होते हैं, हम कम से कम मे बी वी गेट अबाउट 50%, 60% ऑफ देम बैक, वी ट्रैक देम, but 40% वी डोंट नो वेयर दे आर, हमें पता नहीं कि कहाँ पे है। मिसिंग होते हैं, और मिसिंग लोगों को औरतें और बच्चे कहीं ना कहीं इस दंगल में फंसा रहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम होता है। और बच्चे का ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2 कारण की वजह से, वन सेक्सुअल एक्टिविटी और दूसरा लेबर की वजह से होता है। कभी कभार उनको लेबर के थ्रू बाहर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर भी गायत्री, इतने सारे मसाज पार्लर्स मशरूम हो रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, सिटीज में, बैंगलोर में, गोवा में, मुंबई में, दिल्ली में, बाकी सब। उसमें से ज्यादा जो औरतें हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, some of them are pushed into prostitution for राइट। reasons that sometimes it's not fair, पर है।
तो सर हाउ मेनी पीपल हैव बीन लाइक ब्रॉट अंडर दिस, बिकॉज सुनने में ये आ रहा है कि 36 सीएस हैव बीन यस, दैट्स आइडेंटिफाइड करेक्ट। डूइंग दिस। जी। 36 सीएस को पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जहां मैं देखता हूँ और आएंगे, दे कैच अ लिटिल मोर। पर एक हम्म। रैकेट चल रहा है, एक एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। आप प्लीज हम्म। ये मत भूलिए कि चाहे ड्रग्स हो या हम्म। वेपन्स हो या हम्म। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, एक हम्म। ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, एक एडॉक रैकेट नहीं है। पूरा हम्म। सिस्टम है उन लोगों का जो ये कर सकता है। और भारत हम्म। के अंदर आप देखो, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में और कुछ अच्छे और दूसरे रीजन्स में पॉवर्टी लेवल्स थोड़ा हाई है, तो वो हम्म। बच्चे को और औरतों को और मर्दों को इसी प्रकार से फंसा लेते हैं कि हम्म। ये ग्रुप में आने के लिए, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। So, sir, coming to another 36 प्रोफेशनल्स मोर आर टू बी गेट। आप नागालैंड की भी बात कर रहे थे कि नागालैंड के जो अंडरग्राउंड मार्केट है, वहां पे भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। जी। तो नागालैंड के अंदर और मणिपुर के अंदर, ये दो राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से है, ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं हो रहा है, बट पर्टिकुलरली इन मणिपुर और नागालैंड। तो वहां पे एक अंडरग्राउंड टैक्स होता है। ओके, वो अंडरग्राउंड टैक्स है कि अगर शायद आपको एक दुकान खोलना है, से सोचो दीमापुर में, जो जिस जिस जगह पे वो एयरपोर्ट है, या कोहिमा में जो कैपिटल सिटी है, आप वो शॉप खोल सकते हैं एक ही कारण की वजह से कि आप एग्री करते हो कि आप वो टैक्स उस ग्रुप्स को दे देंगे, चाहे एक ग्रुप हो या दो ग्रुप हो या तीन ग्रुप हो, वो आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो आकर आपसे टैक्स लेता है आपको धंधा चलाने के लिए। वो टैक्स कभी 5,000 होता है, कभी 10,000 होता है, कभी 20,000 होता है, कभी 50,000 होता है, कभी 1 लाख भी होता है, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। तो ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग जो है, मणिपुरी लोग जो है, इतना पैसा उन लोगों के पास है नहीं जो इस प्रकार के टैक्स रेगुलरली दे पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाहर और मणिपुर और नागालैंड के बाहर के लोग आकर वहां पे धंधा कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमें टैक्स देना है तो देते हैं। मैंने अब एक मणिपुर में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक एमएलए ने मुझे बोला, ओके, मणिपुर का एमएलए है, वो बिजनेस चलाते हैं वहां पे, उसको प्रोटेक्शन मनी, जो ये टैक्सेशन बोलते हैं, एक्चुअली एक प्रोटेक्शन मनी है, उसको 20 लाख देना पड़ा था नहीं, महीने का, प्रोटेक्शन मनी फॉर व्हाट एंड टू हुम? टू दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स। अच्छा, इट्स अ मतलब पैरेलल गवर्नमेंट। एक्सटॉर्शन, Yeah, it एक्सटॉर्शन। is extortion. The हम्म। the the clinical word is extortion. The quieter, nicer word is taxation. उनको taxation बुलाते हैं, actually extortion है। हफ्ता वसूली इन इन हफ्ता हिंदी वसूली, लैंग्वेज। एग्जैक्टली। हफ्ता वसूली वैसा, हाँ। वहां पे जी। मिनिस्टर्स और एमएलए को भी नहीं छोड़ते हैं, सारे के सारे लोगों को पैसा देना है, एक ग्रुप को नहीं। अगर जैसे नागालैंड के अंदर शायद 20 के आसपास के ग्रुप है, अगर आपके जगह में दो ग्रुप्स चल रहा है अपना प्रोटेक्शन, आपको दोनों ग्रुप को पैसा देना पड़ेगा अगर आपको धंधा करना है। वाह, क्या बात मणिपुर है। में भी वही हाल है। वो बेचारा बंदा बचाएगा क्या अगर इन लोगों को हफ्ता वसूली दे रहे, तो इसलिए व्हाट वो विल ही सब से? गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जा रहे हैं ना। एक समय था नागालैंड में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी हफ्ता देना पड़ा, अभी नहीं है, पर था। वाह। गवर्नमेंट हम्म। एम्प्लॉयज को भी हफ्ता देना पड़ा। तो ये अंडरग्राउंड सिस्टम जो है, और इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूं कि बॉर्डर एरियाज पे जैसे हम सोच रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन गवर्नमेंट बहुत काम कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि जो हम काम करें वो जो पैसे उन लोगों को मिल रहा है उनके पास डायरेक्टली जा रहा है। तो वहां के पॉवर्टी के वजह से, वहां के लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से नार्कोटिक्स, वेपन्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो बढ़ रहा है वहां पे। और इसलिए उनको बचाने के लिए आई थिंक द गवर्नमेंट का एक विजन है, अमित शाह का एक विजन है कि वो नार्कोटिक्स को तोड़ने वाला है। अगले 10 साल में ही विल ब्रेक द नार्कोटिक्स बैक, एग्जैक्टली लाइक ही ब्रोक द नक्सल्स बैक। एक दिए जो वॉर ऑन ड्रग्स अमित शाह ने चालू किया, मैं आपको हम्म। इतना बता सकता हूँ कि 10 साल के अंदर नार्कोटिक्स
बहुत कमजोर होगा देश में, और ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो ऑफ नार्कोटिक्स एंड एक्सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा नार्कोटिक्स इंडिया के अंदर भी आ रहा है। आप ही सोचो ना, अगर आप एक राज्य को तोड़ना है तो किस प्रकार को राज्य को तोड़ सकते हैं आप? अगर आप यूथ को और बच्चे को नार्कोटिक्स के नशा में लेकर आ जाए, बच्चे को सेक्स के नशा में लेकर आ सकता है, तभी आप उस राज्य को हिला सकते हैं। और इसकी वजह से आज देखो तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पे नार्कोटिक्स इज फ्लोइंग। उनको क्रैक डाउन करना, एक आदमी को क्रैक डाउन करेंगे, एक दूसरा और पैदा हो जाता है वहां पे। मणिपुर में भी अगर आप देखोगे उस समय का जो हादसा हुए थे और मैडनेस हुआ था वहां पे, वो यूथ जो थे, एक याबा करके ड्रग था वहां पे, एक सिंथेटिक ड्रग्स, जब वो पॉप करता था 36 आवर्स से वो थोड़ा कंप्लीट हाई में था, पागल होता था वो, बिहेव करता था जैसे एक पबजी गेम में था। और वो पबजी गेम के नशे में आपको इंसानियत की कोई कदर नहीं होती है उस समय। इट मेक्स यू मैड। तो नार्कोटिक्स एक ऐसा जरिया है कि आपके यूथ को तोड़ने के लिए। एंड दैट्स व्हाई मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो 394 मनी लॉन्ड्रिंग कंपनीज अगर 150 और 170 के आसपास है, और शायद ज्यादा, गायत्री आप सोचो किस प्रकार का ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। So do you think there is a connection also between Naxals and the ये जो drugs का trade हो रहा था और ये ऑफ जो कोर्स, पैसे बाहर जा रहे थे, they were all ऑफ कोर्स, interconnected? ऑल How do you see इंटरकनेक्टेड। it? Hmm. ना, आप सोचो कि आप पैसे कैसे लेकर आओगे वेपन्स खरीदने के लिए? आप पैसे कैसे लेकर आओगे अपने नक्सलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए? वो पैसा नारकोटिक्स से ही आता है, क्योंकि आप नारकोटिक्स बेच के पैसा लेकर आ सकते हैं, पैसे मिल के आप वेपन्स खरीद सकते हो। अब जब बच्चे लोगों को बेच रहे हैं या औरतों को बेच रहा है या मर्दों को बेच रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वह उससे आपको पैसा मिल रहा है, और पैसे से आप और अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। आप देखो कि बॉर्डर स्टेट्स में क्यों बॉर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर स्टेट्स को वीकन कर सकते हो नशे में, तो आप आसान से घुस सकते हैं ना अंदर। यू कैन वॉक इन इफ योर बॉर्डर्स आर वीक। Almost 40% of the NGOs were all working on the, or the organizations were working in the border areas, 117 of them. So basically, it is all interconnected, right from Yeah. east to west. The entire drugs network, drugs बेच के जो पैसे आ रहे हैं उनको बाहर भेजा जाता है मैं शेल आपको कंपनी के थ्रू। एक उदाहरण हम्म, देता हूँ, और आपको एक फैक्ट देता हूँ। ये सिंथेटिक ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक केमिकल की जरूरत है होती है। ये केमिकल तमिलनाडु से आता है, मणिपुर। एक पर्टिकुलर केमिकल होता है, उस केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के अंदर होता है, और wow. तमिलनाडु से बाय ट्रक्स इट कम्स टू मणिपुर, एंड इन मणिपुर दे यूज दैट पर्टिकुलर केमिकल टू मेक दी सिंथेटिक ड्रग्स। तो इट्स अ पैन इंडिया नेटवर्क। एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। करीबन 18 महीने पहले एक जहाज को पकड़ा गया था इंडियन वाटर्स पे, इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, बंगाल साइड, दैट साइड। उस बोट के अंदर 5.5 टन सिंथेटिक ड्रग्स था। उस एक 5.5. बोट 5.5 टन, उस एक बोट का वैल्यू जो नार्कोटिक्स ड्रग्स था उसमें 36,000 करोड़ का था। दैट वन बोट। तो हम जो बोल रहे थे 70,000 करोड़ मणिपुर के ड्रग्स, एक छोटा सा हिस्सा है। हमने अभी तक ज्यादा घुसा नहीं उसका एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए। और So मैं, means अगर and I'm 100% sure it is narcotics, weapons and human trafficking. These 394 companies और organizations जो है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। मैं अगर बहुत सिंपल करके बताऊं तो इंडिया में जो भी इनका कैश इकट्ठा हो रहा था, वट एवर फॉर्म्स दे वर एक्यूमुलेटिंग द मनी,
They were sending it outside through these 394 companies, और फिर वो पैसा more or less route करके फिर वापस में आ रहा था. See, there is one thing very nice about US and the Western and China. हमने इसमें चाइना का नाम नहीं लिया है. China is the number one in synthetic drugs आज की डेट में. वो बदला पूरा ले रहे हैं सर. जो ओपियम वॉर्स हुआ था ब्रिटिशर्स और चाइनीज के बीच में, एंड इंडिया वाज unknowingly became a part of it thanks to the Tatas, what they did, क्योंकि Tatas were important part of the opium trade in China. तो वो अब वापस चल रहा है. चाइना इज सेंडिंग नाइसली ड्रग्स टू द अमेरिकन्स. वो zombies बन के घूम रहे हैं. वो प्रोडक्ट मतलब $1 per kg, आई थिंक दैट्स द प्रोडक्शन कॉस्ट per kg of drugs that they are producing. मैं उसका नाम भूल गई हूँ सब. वो जो ड्रग पर्टिकुलर है, it's a very common name. Caterpillar, right? वो वापस उनको भेज रहे हैं. एंड इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट. इंडिया भी तो दुश्मन है. इंडिया कैसे छोड़ देंगे वो? क्योंकि ये जो आपने 3 नाम बताए, सिंगापुर, यूएई एंड हांगकांग, इसके अलावा जो चौथा नाम है उस लिस्ट में, दैट इज चाइना ओनली. मॉरिशस, हाँ मॉरिशस, सिंगापुर, एक मिनट में, हाँ सिंगापुर, यूएई, हांगकांग, मॉरिशस एंड चाइना. 5 countries. So the point is this, अगर आप देखोगे वेपन्स नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से मिल रहा है? ज्यादा से ज्यादा वेपन्स चाइना से मिल रहा है. ओके, ज्यादा, और थोड़ा बहुत अमेरिकन वेपन्स भी है, मिलेंगे वहाँ पे, पर डायरेक्टली नहीं मिलेंगे. तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में, अभी पंजाब के एरिया में भी अगर आप देखोगे कॉमनैलिटीज क्या है? कॉमनैलिटीज है नारकोटिक्स, कॉमनैलिटीज है रिलीजियस कन्वर्जन, कॉमनैलिटीज है वेपन्स. ये कोइंसिडेंसेस नहीं है ना गायत्री. अगर आप देखोगे स्पाई क्राफ्ट और स्टेट क्राफ्ट में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है. आपको डॉट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपको एक देश को वीक करना है, तो आप देश को यूथ के थ्रू वीक करना है. और यूथ को नारकोटिक्स और सेक्सुअल एक्साइटमेंट में उनको वीक करना है. दैट इज द आइडिया ऑफ इट. आई एम टेलिंग यू, द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन इशू नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट. ड्रग्स के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर आप देखोगे बहुत हो रहा है. There's a lot of young children, particularly children, जो मिसिंग है. ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट एरिया में, स्मॉल एरियाज ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, these kids end up in brothels abroad or brothels in India. And nobody goes to even check them क्योंकि उनके parents are poor. Correct. And sometimes the parents unknowingly or knowingly give them away thinking that something good is going to happen, but actually something bad happens. Right. मैं मिसिंग चाइल्ड एवरी ईयर इन इंडिया अगर मैं बोलूँ, वो डेटा मैं निकालूँ आपके सामने सर, इट्स अ ह्यूज नंबर. इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. आप शॉक हो जाएंगे. दिस इज 24 का डेटा. एवरी ईयर वी हैव 1 लाख चिल्ड्रन मिसिंग. मिसिंग, राइट? जिसमें से 75,000 प्लस आर गर्ल्स, 22,000 plus girls, and some are also in transgender category. Correct. Right. That is the reality. It's a scary situation. It's a scary situation. जी. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the Alternate Media. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा email description box में है. आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.